कूलम्स लॉ में जो हमने लास्ट में देखा था वो ये देखा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैंने ये बोला था कि K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये था, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने ये कहा था एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद आप नोट करिएगा, नेक्स्ट आप लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, के कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का मतलब कि वो कहाँ तक लास्टली, कहाँ तक वो अप्लाई हो सकता है और कहाँ वो अप्लाई नहीं होगा, वो चीज़ है। तो इसमें पहला लिमिटेशन आप नोट करेंगे, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। लिमिटेशन पूछे जाते हैं। The electric charges must be at rest सेकेंड लिमिटेशन, जैसे होता है ना कोई भी टॉपिक, उसमें उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस साइड में वो एक चिपका कर दे देते हैं कि एक नंबर का ये हो गया, तो ऐसे लिमिटेशन भी पूछ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। सेकेंड है द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब उनका ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट के जैसा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। The separation between the charges must be greater than the nuclear size. ब्रैकेट में लिखिएगा 10 की पावर -15 मीटर न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों होगा भाई, न्यूक्लियस के साइज से अगर वो छोटा हो गया तो इसका, अच्छा, अगर वो न्यूक्लियस के साइज से छोटा हो गया तो क्या होगा कि दो जो चार्जेस हैं वो तो आपस में ही टकराने लगेंगे, तो उनके बीच में हमको सेपरेशन चाहिए, ठीक है। सोचिएगा कि एक चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, पहला उसका कंडीशन इन्होंने बताया द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो मोशन में नहीं होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। दूसरा, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। तो पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज भी होगा तो भी बना तो वो एटम्स का ही होगा। तो उस एटम के, अगर मैं किसी एक एटम की भी बात करूं तो उस एक एटम में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि एक पॉइंट चार्ज ये हो गया और एक पॉइंट चार्ज ये हो गया। अगर इनके बीच का सेपरेशन, मान लो ये न्यूक्लियस है, इस एटम को ही मैं मैग्नीफाई करके देख रहा हूँ और फिर इस दूसरे एटम को मैं मैग्नीफाई करके देख रहा हूँ, तो इसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो जो ये डिस्टेंस है ये न्यूक्लियर साइज से, न्यूक्लियर साइज मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस है उससे ज़्यादा होना चाहिए।
मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। क्यों? क्योंकि अगर ये सेपरेशन न्यूक्लियर साइज से कम हो गया तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस पर ओवरलैप कर जाएगा, और जब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो फिर हम कहेंगे सेपरेशन ही नहीं बचा। सेपरेशन ही नहीं बचा तो मैं अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या बताऊंगा? भाई अगर दो बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ को चिपका के रख दिया तो दोनों बॉडीज़ के बीच में सेपरेशन है या रिपल्शन है वो मैं कैसे बताऊंगा? मैं तो पहले से ही इनको सटा कर रख दिया। समझ गए? तो ये 3 लिमिटेशंस हो गई। इस और 3 सर बराबर होता न्यूक्लियर साइज? बराबर होता तो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर बराबर है यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो ओवरलैप कर गया, बराबर है तो भी तो दोनों टच करेंगे ही ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लिखिएगा सबसे पहले हम नोट करेंगे इसमें परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है, नोट करिएगा परमिटिविटी। जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट को बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम, तो ये क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। ठीक, नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये टर्म हम लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले परमिटिविटी क्या होता है ये नहीं देखा था। नोट करिएगा, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। सर वैसे देखा था कहाँ? वहीं ऊपर है। अच्छा, परमिटिविटी इज द property of a medium which determines the electric force permittivity is the property of a medium which determines the electric force between two charges situated in that medium. Between two charges situated in that medium। तो किसी भी मीडियम में जो दो चार्जेस हैं, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स को ये डिटरमिन करता है परमिटिविटी, कि कितना फोर्स है, ज़्यादा होगा या कम होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ठीक है, तो ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। मीडियम का मतलब क्या है कि हमारे दोनों चार्जेस कहाँ पर रखे हुए हैं। हमारे दोनों चार्जेस ऐसे ही हवा में रखे हुए हैं, हमारे दोनों चार्जेस वैक्यूम में हैं, दोनों के दोनों चार्जेस को हमने पानी में डाल दिया या किसी और लिक्विड में डाल दिया, तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की नहीं, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि किस मीडियम में हमने रखा हुआ है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे हाथ को कितनी परमिशन है घूमने की? हमारे हाथ को कितनी परमिशन है? बड़े आराम से घूमता है हमारा हाथ। अगर इसी हाथ को मैं स्विमिंग पूल में डुबा दूँ और ऐसे ऐसे घुमाने लगूँ तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। पानी एक मीडियम है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमारे मोशन को रोकता है। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें परमिटिविटी के बाद सर ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे डिटरमिन करेगा? ऐसे, जैसे F तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और K जो है, K में हमारा एप्सिलॉन नॉट शामिल है, क्योंकि K क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लिख लो ऐसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब आप ये देखिए कि चार्ज कितना लेना है, मेरे हाथ में है पहला चार्ज, दूसरा चार्ज कितना लेना है वो भी हमारे हाथ में है, दोनों को ज़्यादा नज़दीक रखना है थोड़ा दूर रखना है वो भी हमारे हाथ में है।
ये तीनों चीज़ें हमारे हाथ में 4 पाई ये कांस्टेंट है, तो केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करेगा कि फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर एप्सिलॉन नॉट कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब हवा में रखा हुआ है हमने दोनों चार्जेस को। ठीक है, अब अगर फ्री स्पेस में ना रखें हम, नहीं सर, आप हवा कह रहे हो, वहाँ वैक्यूम लिखा है। देखो मैं बता रहा हूँ उसमें होता क्या है कि क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हैं तो हम ये मान लेते हैं कि पॉइंट चार्जेस जो हैं उन पर वैक्यूम उनके ऊपर हवा का कोई असर नहीं पड़ता, तो इसलिए ये मान लिया जाता है। आपने ये सुना भी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों को ये बोल देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो फोटॉन्स की बनी होती है। लाइट की दो थ्योरीज होती हैं, एक तो थ्योरी ये कहती है कि वेव थ्योरी, कि लाइट को वेव की तरह माना जाता है, और एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, दोनों ही थ्योरीज में ये कहते हैं कि आसपास जो, अगर मैं एयर की बात करूँ ना, ओपन एयर की, मतलब ऐसी बात नहीं कर रहे जैसे मतलब भयंकर धूल उड़ रही है कहीं पर कि रेत उड़ रहा है रेगिस्तान में कहीं पर, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल एयर की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल एयर में हम ये कह देते हैं कि लगभग वैक्यूम के बराबर है, उससे स्पीड ऑफ लाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से परमिटिविटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप उसको फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे अंतर होता है दोनों मीडियम्स में। ठीक है, पर इस केस में हम ये कहते हैं कि नहीं, दोनों में सेम ही होगा। उसके बाद आप नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। हाँ जी, डेंसिटी के फॉर्मूले में जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ती है, तो इसका एप्सिलॉन नहीं नॉट की वॉल्यूम वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होती है, सर थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। कुछ नहीं बढ़ता, बट डेंसिटी ये होगी ना मास अपॉन वॉल्यूम, यस सर। तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटनी है या बढ़ती नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। किसी और चीज़ में कंफ्यूज या तो तुम हो रहे हो या मैंने गलत बताया होगा। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी तो कम ही होनी है हमेशा, यस सर, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी कम होगी। वही इनवर्स प्रोपोर्शन। तो नोट करिएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन according to Coulomb's law the force between two point charges q1 q2 q1 and q2 placed in vacuum at a distance r from each other placed in vacuum at a distance small r from each other, f नीचे लिख लो VAC, VAC is for vacuum, तो F vac is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 1। सर, ये तो वही है। ये तो वही है सेम। नेक्स्ट लिखिए when the same two charges are placed same distance apart when the same two charges are placed same distance apart in any medium other than vacuum in any medium other than vacuum, the force between them becomes
force between them becomes F medium is equal to F MED, MED for medium, F MED is equal to 1 upon 4 pi epsilon 1 upon 4 pi epsilon नॉट ना लिखकर 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. This is equation number 2. यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर वैक्यूम में रख दिया है दो चार्जेस को तो उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ये लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, अगर उन्हीं सेम दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस की दूरी पर बनाए हुए हमने किसी और मीडियम में रख दिया जिस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, केवल और केवल इतना एप्सिलॉन का चेंज होगा। तो इससे अगेन ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये डिटरमिन होता है कि फोर्स कैसी लगने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, रिपल्सिव होने वाली है, अट्रैक्टिव होने वाली है, इस पर डिपेंड करता है। अगर चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वो सब कुछ सेम रहे तो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक चीज़ और नोट करें, लेकिन इससे कैसे होता है? आप देखो ना कि सारी चीज़ें तो सेम है, बस एप्सिलॉन ही तो चेंज हुआ है। तो एप्सिलॉन ही वो डिटरमिनिंग फैक्टर है जिससे ये पता चलता है कि फोर्स कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। मान लो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ रही थी 5 न्यूटन और मान लो यहाँ पर आने लगी 4.9 न्यूटन, तो हम ये कहेंगे ये एप्सिलॉन बढ़ गया होगा थोड़ा सा, तभी फोर्स जो है वो 5 से घट के 4.9 हो गई। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एप्सिलॉन डिटरमिनिंग फैक्टर है। और नेक्स्ट हम लिखेंगे वेयर where epsilon is called absolute permittivity or just permittivity. Is called absolute permittivity or just permittivity of another medium। मतलब पहला मीडियम क्या था, वैक्यूम, और दूसरा मीडियम जो है उसको मैंने अनदर मीडियम बोल दिया। ऑफ अनदर मीडियम डिवाइड इक्वेशन 1/2। सर वाटर भी हो सकता है। वाटर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, हनी हो सकता है, कोई भी लिक्विड कुछ भी, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन बाई 2। सर हनी में तब साइलेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अरे छोड़ो तुम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की याद मत दिलाओ, ठीक है। चलिए डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। तो एफ वैक्यूम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ मीडियम में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऊपर और नीचे, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हाँ, न्यूमरेटर का जो मतलब आप ये देख लीजिए कि सबसे ऊपर वाली, जब ऊपर भी रैशनल नंबर होता है और नीचे भी रैशनल नंबर होता है, तो सबसे ऊपर वाली टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है और बीच वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं, जब ऊपर भी रैशनल नंबर होता है और नीचे भी रैशनल नंबर होता है, तो सबसे ऊपर वाली टर्म सबसे नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाती है, और जो ये बीच वाली टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाती है। 4 पाई से 4 पाई कट गया। एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट करेंगे द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट
the ratio epsilon upon epsilon naught is called relative permittivity. Is called relative permittivity. ब्रैकेट में लिखिएगा एप्सिलॉन और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r. relative permittivity एप्सिलॉन r और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो उसका सिंबल होता है वो k होता है. k कौन सा? वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला. मतलब लेस देन का साइन बनाकर यहाँ एक लाइन खींच दो. मतलब ऐसे k बनाने की जरूरत नहीं है, लेस देन का साइन बनाकर यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए. ये वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k ऑफ द गिवन मीडियम of the given medium. ये रेशो ही तो है बस. रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं. सर ऊपर एप्सिलॉन नॉट लिया और नीचे एप्सिलॉन. हाँ, ये इस वजह से आ गया कि मैंने क्या करा कि इक्वेशन 1 थी ये वाली और ये इक्वेशन 2 थी. मैंने कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे ही दोनों को डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो वैक्यूम में फोर्स कितना था और मीडियम में फोर्स कितना था, उन दोनों को डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर क्या आ रहा है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और नीचे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो पूरा पूरा कट गया. उसके बाद ऊपर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है 1/4 पाई एप्सिलॉन. भाई मीडियम वाले में क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन ही तो था. तो जब ऊपर भी क्या मैं बता दूँ कि ये तो समझ में आ गया होगा. ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन. तो जब ऊपर भी रैशनल नंबर है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन, और ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया. 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और इसी टर्म को हम k बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बस, या फिर एप्सिलॉन r बोल दो. रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात होती है. समझ गए? ठीक है, चलें आगे. इसके बाद लिखिएगा, कई बार क्या है, जैसे कूलम्स लॉ तो सिर्फ इतना सा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आप बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है. कूलम्स लॉ के साथ में जैसे होता है ना, एक क्वेश्चन के साथ में एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा सकता है. वो आप बता देंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है. आपसे लिमिटेशंस पूछी जाएंगी कूलम्स लॉ की, वो मैंने नोट करवा दी थी. 3 लिमिटेशंस हैं कि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में होने चाहिए. दूसरा जो है कि चार्जेस जो हैं वो आपके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि वो न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए. और तीसरा क्या है, ये जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए. तो ये 3 उसके लिमिटेशंस हो गए. अब इसी तरीके से यहाँ पर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कूलम्स लॉ बताइए वेक्टर फॉर्म में. ठीक है, तो उसमें कोई वो वेक्टर अलजेब्रा वगैरह वो पूरा नहीं लगाना. बस कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अगर वो पूछें कि रिप्रेजेंटेड वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करिए, तो देखिएगा आसान. भाई है क्या कूलम्स लॉ? 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब वेक्टोरिकली अगर बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल. तो अगर हम पुश कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, अगर हम पुल कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया. या उल्टा कह दो, अगर हम पुल कर रहे हैं तो पॉजिटिव और पुश कर रहे हैं तो नेगेटिव. ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है.
समझ गए? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद नोट करिएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form. इसमें लिखिएगा कंसिडर consider 2-point charges Q1 and Q2 consider 2-point charges Q1 and Q2 placed in vacuum, comma, the charges are both positive. The charges are both positive. दोनों charges को हमने positive charge मान लिया. The charges are both positive. ठीक है? The distance between them is R. तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर ले लिया, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए प्लस का Q1 और यहाँ पर भी लिख दीजिए प्लस का Q2, दोनों पॉजिटिव हैं। जानबूझकर दोनों पॉजिटिव लिए ताकि एक टेंशन खत्म हो जाए कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव लग रहा है, तो रिपल्सिव ही लगेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो हमने ये कहा कि इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन नहीं है, कुछ भी बीच में खाली स्पेस है, इन दोनों के बीच में डॉटेड लाइन ये दिखाइए कि एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं दोनों, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर हो गया। यहाँ लिखिएगा इसको फोर्स 1 की वजह से 2 पर लगने वाली फोर्स, इसको बोल देंगे F21। F21 वेक्टर याद रखिएगा, जो पहले लिखा जाता है, जो पहले लिखा जाता है यहाँ पर पहले मैंने क्या लिख दिया 2, तो 2 का मतलब क्या है कि सेकंड वाले जो चार्ज है, सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स लग रही है, लगा कौन रहा है 1, समझ गए? तो इसलिए इसको बोलते थे F21। और F21 की डायरेक्शन क्या हो गई ये वाली, F21 की डायरेक्शन क्या हो गई ये वाली, क्यों? क्योंकि इस पर सेकंड वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसी डायरेक्शन में तो लगेगी, समझ गए? क्लियर है? इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले पर चार्ज फोर्स कौन लगाएगा, सेकंड ही तो लगाएगा, तो फर्स्ट वाले पर लगने वाली फोर्स क्या होगी F1, लेकिन लगा कौन रहा है 2, तो F12। वेक्टर का जो सिंबल है ये तो हमेशा राइट की तरफ ही, मतलब जो होता है हमारा, जो भी मैंने लिखी है वैल्यू, जैसे F12 है तो उसके ऊपर ऐसे लगाया जाएगा, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन होगी, समझिए? दोनों पर क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो गया R12 कैप, R12 कैप, ठीक है? और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ये क्या हो गया R21 कैप। दोबारा बताता हूँ,
ये बिठा रहा हूँ इधर से, देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये कहा कि यहाँ से अगर मैं देखिए F21 वेक्टर और F12 वेक्टर तो समझ में आ गए, ठीक है। अब ये जो R12 कैप और R21 कैप है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताने का होता है कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक। अब आप चाहे तो चलो उस बात पर मैं आता हूँ अभी। सबसे पहले ये देखिए कि अगर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है A और अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है B, तो अगर मान लीजिए मैं A से B की तरफ जाता था तो बेटा इसको क्या बोलता था मैं, ए बी वेक्टर, इसको ए बी वेक्टर बोलते थे। और अगर कहा जाए कि आप ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता दो तो हम उसको क्या बोल देते थे, ए बी कैप बोल देते थे। बस वेक्टर का साइन हटाकर कैप लगा देते थे ऊपर। वही चीज़ है कि मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, R12। आर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर जो बीच का जो डिस्टेंस वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर को मैं आर से डिनोट करता हूँ। तो आर और 1 2 क्योंकि 1 से 2 की तरफ जाने वाला डायरेक्शन बता रहे हैं सिर्फ। यहाँ पर फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। हमने ये कहा कि ये वाली डायरेक्शन, मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है कि ये कहीं पर किसी प्लेन में रखा हुआ हो, किसी भी प्लेन में, ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग रखा हुआ है। तो मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि भाई मुझे नहीं पता कि ये राइट है ये लेफ्ट है, ये सब कुछ मैं नहीं जानता, पर हाँ इधर से Q1 से Q2 की तरफ जाने वाली जो डायरेक्शन है वो 1 2 होगी। तो R12 कैप लगा दिया, मतलब उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर 2 से 1 की तरफ जाने वाली डायरेक्शन की बात करेंगे तो R21 कैप। बस इतना, ठीक। अब आपको इसमें एक चीज दिखनी, समझ गए। अब देखिएगा इसमें आप नोट करें तो therefore in vector form Coulomb's law may be expressed as F21 vector, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, that is force on Q2 due to Q1। समझ गए फोर्स कैसे लिखते हैं कि भाई 2 पर कितनी फोर्स लग रही है, तो वो F2 हो गया, और लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है, तो वो बाद में लिख देते हैं F21, ठीक है। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बेचारे को कोई वेक्टर से वेक्टर वगैरह से किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, स्केलर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी। बस F21 की डायरेक्शन बता दो कहाँ होगी। ये जो F21 की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट किससे हो रही है, ये डायरेक्शन ये वाली है, यानी कि R12 क्या आएगा उसके साथ, समझे। F21 वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन वाला वेक्टर क्या है, R12, है। बस तो साथ में हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए। बस यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का कोई वैल्यू में चेंज लाता ही नहीं है। क्यों नहीं लाता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। 1 को कर दो किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। बस हाँ ये बता देता है कि डायरेक्शन क्या है, समझ गए। तो आप ये याद रखेंगे कि F21 वेक्टर है तो उसके साथ में R12 कैप मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली F12 vector, that is force on 1 because of 2, force of Q1 due to Q2, तो ये क्या होगा, ये भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया। लेकिन F12 की डायरेक्शन क्या है? F12 की डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर बता रहा है? R21 क्या? तो ये हो गया R21 क्या। तो ये चीज़ अगर पूछी जाती है ना, ये एक नंबर में, कूलम्स लॉ में एक नंबर में आ जाएगा। तो आपसे वो वेक्टोरिकली पूछेंगे, आपको ये डायग्राम बनाना है, ये एक लाइन लिखनी है, और ये F12 वेक्टर और F21 वेक्टर बताना है। सिंपल थ्योरेटिकल ये चीज़ अगर पूछी जाती है तो, नहीं तो कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे so we conclude that दो पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, as R21 cap is equal to minus R12 cap, ऐसा है कि नहीं बताओ? R21 कैप क्या है? इस डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर, और ये क्या है? इस डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन उल्टी होती है, तो बस आप एक में नेगेटिव साइन लगा दें तो एक दूसरे के ठीक अपोजिट ही तो हैं, ठीक है। As R21 cap is equal to minus R12 cap, so F12 vector is equal to minus F21 vector, है कि नहीं? भाई आप देख लीजिए F12 और F21 वेक्टर में अंतर क्या है? केवल और केवल इसी चीज़ का तो अंतर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और अगर मैं मान लीजिए मैं F12 वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? जो R21 कैप है इसकी जगह क्या रख दें? माइनस R12 कैप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा। तो F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर के बराबर हो गया कि नहीं समझे? छोड़ दो, F12 वेक्टर है ना, F12 वेक्टर में लास्ट ये क्या है? 1/4πε0 Q1 R स्क्वायर। R21 कैप की जगह माइनस R12 कैप रख दो, ठीक है। तो जैसे ही माइनस R12 कैप आया तो माइनस बाहर आ गया, और मैं इधर लिख कर दिखा रहा हूँ। आपको बस ये लिखना है, और ये क्यों है ये अभी ये कीजिए। ऐसे मान लो मैंने इधर F12 वेक्टर लिखा है ना, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 कैप हो गया, ठीक है। R21 कैप किसके इक्वल है? माइनस R12 कैप। इसकी जगह माइनस R12 कैप लिख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह लिख दीजिए माइनस R12 कैप, लिख दिया। माइनस साइन को बाहर ले लो, नेगेटिव साइन है बाहर ले लिया। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप, और ये क्या है? F21 वेक्टर, और बाहर माइनस का साइन है, इसलिए F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इस चीज से एक चीज पता चलती है, कंक्लूजन है ना ये। सो वी कंक्लूड दैट कूलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स Coulombian forces obey Newton's third law of motion. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही तो कहते थे कि जितना हम किसी पर एक्शन लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और सेकंड कंक्लूजन इसका ये लिखेंगे, एज Coulombian forces
बेसिकली फोर्स ही है, वो कूलम ने डिस्कवर करा था तो कूलम्बियन फोर्सेस नाम रख दिया उसका, फोर्स ही है उसी दोनों के बीच की। ये मैं सोच रहा हूँ कूलम्बियन फोर्स कोई नई टाइप की फोर्स आ गई, ठीक है। एज कूलम्बियन फोर्सेस F12 vector and F21 vector act along the line joining the center of the two charges comma, so they are central forces. So they are central forces. ठीक है, तो दो कंक्लूजन है कि कूलम्बियन फोर्सेस जो है दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और दूसरा है कि जब दोनों के दोनों इसी लाइन पर हैं, दोनों के दोनों F21 वेक्टर और F12 वेक्टर दोनों इसी लाइन पर लाई करते हैं, तो एक जो है एक इस डायरेक्शन में जा रही है एक इस डायरेक्शन में, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम लाइन पर है, ठीक है। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, इस चार्ज का भी और इस चार्ज के भी सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ ली जाती है कि आप बताइए कि जो कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर ये बोल दिया जाता है कि प्रूव दैट दे आर सेंट्रल फोर्सेस। तो ये आप एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये एक ही छोटा सा डायग्राम लिखकर आप ये बस एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की बताएंगे। पहला होना चाहिए कि दोनों पॉइंट चार्जेस, दूसरा चार्जेस आर एट रेस्ट, और तीसरा न्यूक्लियस साइड से बड़ा होना चाहिए। सेपरेशन होना चाहिए, वो न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है वेक्टर फॉर्म से, वो क्या निकलता है, पहला क्या है कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑबे करेंगे दोनों चार्जेस, और उसकी कूलम्बियन फोर्सेस सॉरी, और जो दूसरा है कि कूलम्बियन फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक आता है आपको वेव्स वाला जो 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, उसमें ना एक चीज़ करी थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको वो आता होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी उसको दोबारा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई दो वेव्स हैं, उन दो वेव्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स आपस में ऐड हो जाते हैं, सही है। अगर दो वेव्स को मैं ऐड कर देता हूँ तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्ट करता है। कैसे, आप ये कहें कि ये दो चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, तो पहला ही कंसिडरेशन पहला ही क्या था कि चार्जेस एट रेस्ट। अभी आप लोगों ने सबने बताया कि चार्जेस एट रेस्ट, तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये है कि मान लो 50 चार्जेस हैं, तो दो थे, अब क्या है कि 50 चार्जेस हैं, तो हमने क्या करा, हमसे ये पूछा जाए कि नहीं ये जो 49 चार्जेस हैं, या आप सोचो कि चलो 50 चार्जेस हैं और एक नया चार्ज लेकर आ जाते हैं हम 51st चार्ज, कि आप इस 51st चार्ज पर बताइए, ये एक अकेला चार्ज रखा हुआ है कि ये 50 के 50 चार्जेस इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये बताना है। तो आप क्या मानेंगे कि कोई भी चार्ज मोशन में नहीं है, सारे के सारे रेस्ट में हैं, ठीक है। और जिस चार्ज पर लगा रहे हैं उस चार्ज को फिक्स करो, और मैंने कहा पहले चार्ज की वजह से बताओ कि कितना लग रहा है। 51st चार्ज पर 51st चार्ज को मान लो हमने बोला कि चार्ज नंबर A, ठीक है, और बाकी जो 50 चार्जेस हैं उनको हमने बोल दिया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 टिल Q50। तो मैंने कहा Q1 कितना लगाएगा A पर, वो कैलकुलेट करो। Q2 कितना लगाएगा पर A पर कितना लगाएगा फोर्स, वो कैलकुलेट करो। फोर्स तो निकालना आता है ना भाई, अगर Q1 लगाएगा A पर चार्ज, A पर फोर्स लगाएगा, तो Q1 QA अपॉन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर 1/4πε0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहले वाले का फोर्स निकालो, दूसरे वाले का फोर्स निकालो, तीसरे वाले का निकालो, ऐसी 50 फोर्सेस निकाल लो, और टोटल फोर्स क्या होगी सबका सम। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, नोट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस
principle of superposition of electrostatic forces. Note करिए, this principle states that when a number of charges this principle states that when a This principle states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge are interacting the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges, due to all other charges. Full stop. फिर लिखेंगे the force between two charges is not affected. The force between two charges is not affected by the presence of other charges. Not affected by the presence of other charges. ठीक है, इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ. और मैथ्स वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि भाई साथ साथ जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ साथ साथ करते चलिए. 12th क्लास में और 11th क्लास में ये अंतर है. 12th का जो मैथ्स है वो 11th से आसान है, लेकिन सिलेबस ज़्यादा है, तो इस वजह से साथ साथ होमवर्क करते चलिए, नहीं तो छूट जाएगा आपसे. ठीक है, चलिए, ओके.